गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो बायोलॉजी का पिछला क्लास था तो उसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा इसमें मेन हम लोग देखेंगे कि हार्ट जो है तो हार्ट से रिलेटेड और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माने महत्वपूर्ण है और वो एग्जाम में उनसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना। तो उसको आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा कंटेंट रह गया था जिसको आज कवर कर लेंगे। और मेन जो है अब हम लोग का अगला जो क्लास होगा जो कि मंडे से अब होगा बायोलॉजी का, तो उसमें मेन अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक ना, ह्यूमन ब्लड के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दीजिए, टॉपिक क्या है? हार्ट यानी कि हृदय। हृदय ये मेन हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम आपको बताए थे कि हार्ट जो है ये कहां पाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हार्ट का प्लेस हम आपको बताए होंगे कि हार्ट जो है जब हम श्वसन तंत्र बता रहे थे उसमें भी बताए थे कि देखिए यहां पर ये आपका फेफड़ा हो गया एक और एक ये फेफड़ा हो गया, ठीक ना। इन दोनों फेफड़ों के बीच में यहां पर ऐसे डायफ्राम पाया जाता है, तो इन दोनों फेफड़ों के बीच में यहां पर खाली स्पेस पाया जाता है, ठीक ना। यहां पर खाली स्पेस पाया जाता है, यानी कि वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में क्या पाया जाता है? खाली स्थान, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि जो हार्ट है ना, तो हार्ट के अगर स्थान पूछे कि हार्ट का स्थान कहां होता है, तो आपको ध्यान देना है कि वक्ष गुहा में होता है, पहला नंबर, ठीक है। हार्ट कहां पाया जाता है? तो वक्ष गुहा में पाया जाता है। और वक्ष गुहा में कहां? तो दोनों फेफड़ों के बीच में, ठीक ना, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। समझ गया ना। जो हृदय है, हृदय वक्ष गुहा के भीतर जो है दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, ठीक है। अब देखो इसके चारों तरफ जो है, ध्यान देना है कि इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है। और उस आवरण को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक ना, पेरिकार्डियम झिल्ली। ध्यान दीजिए जो आपका हृदय है तो हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है। और उस झिल्ली नुमा आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक ना। और इस पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरे हुए जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर है ना, समझ में आ गया। हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है और उस झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, पेरिकार्डियम झिल्ली हो गया। अब देखो इसके बाद में हम क्या बताएं कि जो पेरिकार्डियम है तो पेरिकार्डियम और हृदय के बीच में कुछ खाली स्पेस पाया जाता है। और उस खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस खाली स्पेस को कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं, ठीक है। अब देखो उस पेरिकार्डियल गुहा में कुछ लिक्विड नुमा पदार्थ भरा रहता है और उस लिक्विड नुमा पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। समझ गया ना। अब देखो ध्यान दो, अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया एक और काम क्या है, पेरिकार्डियल झिल्ली के काम क्या है? तो देखो पेरिकार्डियल झिल्ली जो है ये हृदय को घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है, घर्षण से सुरक्षा देता है। समझ गया ना। जो पेरिकार्डियल झिल्ली है तो पेरिकार्डियल झिल्ली क्या करता है? तो पेरिकार्डियल झिल्ली हृदय को घर्षण से बचाता है। देखिए जब आप मतलब जब हृदय जो है, जब हृदय संकुचन और शिथिलन करता है, जब फैलता सिकुड़ता है ना, तो उस स्थिति में हृदय में घर्षण होता है। तो उस घर्षण से कौन सुरक्षा देता है इसको? उस घर्षण से इसको सुरक्षा देता है पेरिकार्डियम झिल्ली। समझ गया ना सब लोग, इतना समझ में आ गया। अब देखो कभी कभी सवाल बनता है कि जो हृदय में जो वाल्व है, हृदय में जो वाल्व पाए जाते हैं ये 24 घंटे में कितना बार खुलते हैं? 24 घंटा में कितनी बार खुलता और बंद होता है? तो आपको ध्यान देना है कि 24 घंटा में ये लगभग 1 लाख बार खुलता और बंद होता है, खुलता और बंद होता है। समझ गए ना।
जो हृदय का वाल्व है, हृदय का वाल्व जो है वो कितना बार, तो हृदय का वाल्व एक दिन में यानी कि 24 घंटे में टोटल 1 लाख बार तकरीबन खुलता और बंद होता है। समझ गए ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जब हृदय अपना फंक्शन करता है तो हृदय का फंक्शन करना क्या है, हृदय जब फंक्शन करेगा तो इसका सीधा सा फंक्शन क्या है कि ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना। तो कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि जब हृदय ब्लड को पंप करता है तो आखिर 1 मिनट में लगभग कितना ब्लड को सामान्यतः हृदय के द्वारा बॉडी में पंप किया जाता है। तो देखिए, आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट में जो रक्त है, ठीक ना, 1 मिनट में कितना रक्त को पंप किया जाता है, तो 1 मिनट में हृदय जो है ये लगभग 5 लीटर रक्त जो है उसको पंप करता है। ठीक ना? ध्यान देना है कि हृदय जो है, हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हृदय क्षमता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हृदय क्षमता कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, तो हार्ट कैपेसिटी कहते हैं। इसको क्या कहिएगा, इसको इंग्लिश में हार्ट कैपेसिटी कहिएगा। समझ गया ना? तो ये मेन हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो, इसके बाद में और भी कुछ रिलेटेड चीजें हैं जो आपको हम बताएंगे। इसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि जहां पे हृदय संबंधित रोगों का या हृदय के रिलेटेड जो भी मतलब चीजें होती हैं उनका जहां पे अध्ययन किया जाता है उस लैब को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो लैब होता है जहां पर हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैथ लैब। ठीक है? हृदय का जहां पे अध्ययन किया जाता है उस लैब को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कैथ लैब कहते हैं। हृदय के अध्ययन जिस लैब में किया जाता है उस लैब को क्या कहिएगा, उसे कैथ लैब कहिएगा। समझ गया ना? अब देखो, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है कि कभी कभी पूछता है कि हृदय प्रत्यारोपण, आप लोग सुने होंगे ना कि हृदय प्रत्यारोपण होता है। प्रत्यारोपण का मतलब क्या हुआ कि एक हृदय जो है अगर खराब हो गया तो उस हृदय को शरीर से निकाल के और फिर उसके जगह पे क्या किया जाएगा, उसके जगह पे दूसरा यहाँ पर मतलब जो है हृदय, किसी दूसरे व्यक्ति का हृदय जो कि मतलब डेड हो चुका है चाहे किसी भी कारणवश, तो अगर उसका हृदय भी मतलब सही से है तो उस हृदय को निकाल करके और लगाया जाता है। ठीक ना? यानी कि एक हृदय को हटा करके और दूसरा हृदय को बॉडी में लगाना क्या कहलाता है, हृदय प्रत्यारोपण कहलाता है। ठीक ना? तो कभी कभी पूछता है प्रश्न कि हृदय प्रत्यारोपण पहली बार कहां किया गया था। तो देखो, अगर पूरा वर्ल्ड में पहली बार का है, विश्व में पहली बार, समझ गए ना? अगर विश्व में पहली बार पूछे कि हृदय का प्रत्यारोपण कहां किया गया था, तो ध्यान देना है कि विश्व में अगर पहला बार पूछे तो आपको ध्यान देना है कि ये विश्व में पहली बार जो है 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। ठीक ना? विश्व में पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण कब किया गया था, तो 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। और ये देश कौन सा था, तो ये दक्षिण अफ्रीका था। समझ गए ना? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है? और ये भी पूछता है कि डॉक्टर कौन थे, तो डॉक्टर का नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है उनके द्वारा मेन पहली बार सबसे पहले वर्ल्ड में हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। और कहिया किया गया था, तो 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को किया गया था। क्लियर है ना? अब सवाल यह है कि इंडिया में भी तो हुआ होगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में अगर पहली बार कहे कि भारत में पहली बार कब किया गया था, तो आपको ध्यान देना है कि भारत में पहली बार जो है 3 अगस्त 1994 को किया गया था। भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था, तो 3 अगस्त 1994 ईस्वी को किया गया था। ठीक है? और करने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था, तो ध्यान दीजिए, उनका नाम था पी वेणुगोपाल। ठीक है? पी वेणुगोपाल जो है, इनके द्वारा पहली बार भारत में हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। और ये डॉक्टर कहां के थे, तो ये मेन ध्यान देना है, ये दिल्ली एम्स जो है ना, दिल्ली एम्स, तो दिल्ली एम्स के डॉक्टर थे कौन, पी वेणुगोपाल।
तो पी वेणुगोपाल के द्वारा मेन जो है इंडिया में पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है, हम बताए थे कि हृदय जो है ना, तो हृदय जो है ऐसे होता है और इसमें बीचवा में क्या पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है। बीचवा में क्या पाया जाता है, सेप्टम। अब ध्यान से समझो, कभी कभी क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो मां है ना, तो मां के शरीर में अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रेट अगर अधिक हो जाता है, ध्यान दीजिए, मां के शरीर के रक्त में अगर गर्भावस्था के दौरान नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो आप देखे हैं हृदय में जो सेप्टम, तो सेप्टम का विकास नहीं होता है। सेप्टम का विकास जो है वो नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जब मां के शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने के कारण हृदय जो है, हृदय में सेप्टम का विकास नहीं होता है। क्लियर है ना, हृदय में सेप्टम का विकास नहीं होता है। अब देखो आगे बताते हैं, हृदय में सेप्टम का विकास नहीं हुआ। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, हृदय में सेप्टम का विकास नहीं हुआ ना, तो हृदय में जब सेप्टम का विकास नहीं हुआ तो देखो ऐसे ही ना था जी। देखो यही देखो, ई वाला साइड में आपका शुद्ध रक्त होता है, बाएं साइड में किसका परिवहन होता है, शुद्ध का, और दाएं साइड में जो है अशुद्ध के होता है। तो ध्यान दो कि जब सेप्टम नहीं रहेगा, तो सेप्टम न रहने के कारण शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों क्या हो जाएगा, एक के में मिल जाएगा। तो ध्यान से समझो, सेप्टम न होने के कारण शुद्ध और अशुद्ध मिल जाएगा। समझ गए ना, शुद्ध और अशुद्ध रक्त ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा सेप्टम ना होने के कारण। और शुद्ध और अशुद्ध रक्त जब आपस में मिल जाएगा तो इसके कारण एक रोग होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं बाबू, उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ओकरा क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। समझ गए ना। देखो क्या बताया हम कि मां का शरीर जो है, तो मां के शरीर के रक्त में गर्भावस्था के दौरान अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो नाइट्रेट की मात्रा के बढ़ने के कारण जो बेबी होगा, जो बच्चा होगा, उसमें सेप्टम का विकास नहीं होगा, उसके हृदय में सेप्टम का विकास नहीं होगा, सेप्टम नहीं पाया जाएगा। और जब सेप्टम नहीं रहेगा तो सेप्टम ही क्या करता है, जो आपका इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है, उन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो जब सेप्टम नहीं रहेगा तो फिर ये दोनों रक्त जो है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। ठीक ना, और इनके मिलने के कारण एक रोग उत्पन्न होगा, और उस रोग को क्या कहिएगा, उस रोग को कहिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक ना, उसे क्या कहिएगा, उससे कहिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर है ना सबको, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद में ध्यान देना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम तो हम आपको बता दिए। अब देखो हम आपको बताए थे कि हृदय के वेश्मों में संकुचन और शिथिलन जो है, यानी कि फैलना और सिकुड़ना जो है, ये क्रिया, इसको प्रेरित करने के लिए हृदय में एक मंद विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। और कभी कभी क्या करेगा कि इसी को प्रश्न बना लेगा कि मंद विद्युत धारा जो प्रवाहित किया गया वो कैसी धारा होती है, मतलब एसी होता है कि डीसी होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे मंद विद्युत धारा जो प्रवाहित किया जाता है वो कैसी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। कैसा होता है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि हृदय में कैसा करंट प्रवाहित होता है, तो कितना लोग तो सोचेगा कि हृदय में करंट हो ही नहीं सकता है। तो हृदय में कैसा करंट प्रवाहित हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा, मंद प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है। और इसी प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा जो है यहाँ पे जो है क्या होता है, तो इसी प्रत्यावर्ती धारा के कारण हृदय के वेश्मों में संकुचन और शिथिलन होता है। अब देखो इसमें एक और चीज बताए थे हम कि कभी कभी जो साइनो ऑरिकुलर नोड, जो मंद विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो साइनो ऑरिकुलर कभी कभी क्या होता है कि माने खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग पेस मेकर का यूज करते हैं, कृत्रिम पेस मेकर का यूज करते हैं। और ये कृत्रिम पेस मेकर जो है, इसमें एक बैटरी लगा होता है। कृत्रिम पेस मेकर में क्या लगा होता है, बैटरी लगा होता है। तो क्वेश्चन बनाएगा कि जो कृत्रिम पेस मेकर है, तो कृत्रिम पेस मेकर में जो बैटरी लगा होता है, ये बैटरी किससे बना होता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये बैटरी कौन सा होता है, ये लिथियम आयन बैटरी होता है।
ये बैटरी कैसा होता है जी? तो ये लिथियम आयन बैटरी होता है, समझ गए ना? ये बैटरी कैसा होता है? लिथियम आयन होता है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में हम इससे आगे जो है अब हृदय से रिलेटेड और भी 2-4-5 महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी बता देंगे। ठीक ना? अब ये हम बताएंगे कि किस जानवर के, किस जीव के बॉडी में कितने वेस्ट पाए जाते हैं हृदय में, ये मेन हम लोग को पढ़ना है। ठीक ना? और यहां से लगभग जो है 1 नंबर के प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलो भाई, तो अभी हम आपको क्या बताए, हृदय से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो बता दिए टोटल। ठीक, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि पूछेगा कि जो जीव है, जो जंतु है, ठीक ना, तो जंतु का दे देगा और पूछेगा कि एकरा में जो हृदय है, तो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कोष्ठों की संख्या, समझ गया ना? क्या करेगा, पूछेगा, मतलब जीव का नाम दे देगा, और जीव का नाम देके पूछेगा ना कि फलाना जीव में जो हृदय होता है उस हृदय में कोष्ठ कितने पाए जाते हैं। तो ध्यान से समझो कि इसमें आपको क्लियर रखना है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मत्स्य यानी कि मछली। तो जो मत्स्य होते हैं, तो मत्स्य में अगर आपसे पूछे कि इनमें, इनके हृदय में वेस्मों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें क्या होता है, दुगो होता है। अब दुगो में पूछेगा कि आलिंद कगो, तो देखो आलिंद इसमें से कगो होगा, तो आलिंद इसमें से होगा एगो, और फिर एगो क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा आपका यहाँ पर नीलय। तो नीलय और आलिंद दोनों क्या हो जाते हैं, एकग हो जाते हैं। समझ गया ना? मछली जो है, मछली में दुगो कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में, जिसमें से एगो नीलय होता है और एगो आलिंद होता है। क्लियर है? अब देखो दूसरा जो है, यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरा यहां पर हो जाएगा आपका उभयचर। क्या हो जाएगा बाबू, उभयचर। उभयचर की बात करोगे तो एकरा में 3 गो पाया जाता है। मेंढक वगैरह को देखोगे तो मेंढक वगैरह में कगो पाया जाता है, 3 गो। अभी जो 3 गो है, तो सवाल ये है कि इसमें आलिंद कगो और नीलय कगो। तो देखो एकरा में तोरा जो आलिंद होता है, तो आलिंद कगो होता है, आलिंद इसमें दुगो होता है, और नीलय कगो होता है बाबू, तो नीलय इसमें होता है एगो। समझ गए ना? आलिंद दुगो, नीलय एगो। क्लियर है? अब देखो, लेकिन उभयचर की श्रेणी में रखा गया है मगरमच्छ को, मगरमच्छ। और ये जो है, ये एक प्रकार के अपवाद है, मगरमच्छ अपवाद है। एकरा में 4 गो वेश में पाया जाता है, और 4 गो में से तोरा आलिंद कगो हो जाएगा, तो आलिंद इसमें दुगो, और फिर नीलय जो है, नीलय कगो होता है, तो नीलय भी इसमें दुगो हो जाएगा। समझ गए ना? देखो सामान्यतः उभयचर जो होते हैं, तो उभयचरों में सामान्यतः कगो कोष्ठ पाया जाता है, 3 गो, लेकिन मगरमच्छ में कगो पाया जाता है, 4 गो। 3 गो जब पाया जाएगा तो दुगो आलिंद एगो नीलय, और 4 गो पाया जाएगा तो दुगो आलिंद और दुगो नीलय हो जाएगा। ठीक है? अब देखो इसके बाद में आपसे पूछेगा कि ठीक है, इतना तो आप बता दिए, अब बताइए कि सरीसृप जो होते हैं, सरीसृप, तो सरीसृप के हृदय में कगो वेश में पाया जाता है। तो देखो अगर सरीसृप पूछे रेंगने वाला, तो इसमें भी कगो होता है, 3 गो, जिसमें से आलिंद कगो होगा, तो आलिंद होगा दुगो, और नीलय कगो होगा, तो नीलय इसमें भी कगो होता है, एगो होता है। ठीक है? अब इसके बाद में बच जाते हैं, ध्यान से समझिए, इसके बाद में बचते हैं यहां पर पक्षी। पक्षी को क्या कहते हैं, एबीज कहते हैं। पक्षी को क्या कहते हैं, एबीज कहते हैं। और यहां पर लास्ट में बच जाते हैं कौन, लास्ट में बच जाते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, लास्ट में बचते हैं यहां पर उभयचर। ठीक ना? तो इनके बारे में भी ध्यान देना है कि एनी में कगो पाया जाता है। तो देखो अगर एबीज की बात किया जाए तो एकरो में 4 गो, 4 गो होने का सीधा सा मतलब क्या कि आलिंद इसमें दुगो, और फिर नीलय इसमें भी कगो होगा, दुगो। ठीक है? अब देखो उभयचर की बात करोगे तो उभयचर में भी कगो पाया जाता है, 4 गो। आलिंद इसमें भी कगो होगा, तो आलिंद इसमें हो जाएगा दुगो, और फिर बाकी जो है दुगो क्या हो जाएगा, दुगो इसमें नीलय होगा।
ठीक है। तो ये मेन जो है हृदय से रिलेटेड कौना जीव में कितना विश्व पाया जाता है, कौगो कोष्ठ पाया जाता है, ये हम आपको बता दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे ज्यादा भी किसी में पाया जाता है, 4 गो से ज्यादा कौन में पाया जाता है, ये प्रश्न बनता है। तो देखो आपको ध्यान देना है कि अगर पूछे कि सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, हम लोग खुश रहते हैं कि 4 गो है, हमनी में 4 गो है। तो देखो अगर सबसे अधिक पूछे तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक जो है ये तिलचट्टा में पाया जाता है। सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तिलचट्टा में, समझ गए ना। सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तिलचट्टा में। और तिलचट्टा में अगर पूछे कि कौगो, तो 13 गो कोष्ठ पाया जाता है। तिलचट्टा में कौगो पाया जाता है बाबू, तो तिलचट्टा में 13 गो टोटल हृदय में कोष्ठ पाया जाता है, समझ गए ना। तो चलिए यहां पर एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मछली में कौगो, तो मछली में 2 गो। इसके बाद में उभयचर में कौगो, 3 गो। लेकिन मगरमच्छ में कौगो, 4 गो, ठीक ना। सरीसृप यानी कि रेंगे वाला में कौगो, तो 3 गो। पक्षी में जो है, पक्षी को एबीज कहते हैं, तो एबीज में कौगो, 4 गो। उभयचर जो उभयचर में हम लोग भी हैं, तो उभयचर में कौगो, 4 गो। सबसे अधिक कौना में, तो तिलचट्टा में कौगो, 13 गो, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो आज जो है हम लोग का हृदय से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब बाकी जो इसमें खाली हार्ट अटैक वगैरह रह गया है, तो जब आपको हम ब्लड जो है ब्लड प्रेशर जब बताएंगे, रक्तचाप जब बताएंगे, तो उसमें आपको जो है हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट स्ट्रोक वगैरह के बारे में पूरा बता देंगे, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।